अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट में आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और गैर मामूली ड्रामाई सूरत हाल दिखाई दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तवील अरसे के बाद किसी भी केस के बेंच में शमूलियत के बाद आज की समाअत अहम हो गई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि आज की समाअत में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आएगी, और ऐसा ही हुआ, बल्कि तवक्कात से भी ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल हो गई। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया और तवील गुफ्तगू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुस्तरद तो किया जा सकता है मगर मुअत्तिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कल को एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और कानून नाफिज हो गया तो इस दौरान आने वाले फैसलों का क्या होगा। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनने वाले बेंचेस को बेंच ही नहीं समझते। साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता 2.5 माह से बेंचेस का हिस्सा ना बनने और सिर्फ चैम्बर वर्क करने की दीगर वजूहात भी बताई। अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ की सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी तायद कर दी। दोनों सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन और उनके वकील लतीफ़ खोसा खुद रोस्ट्रम पर आ गए और दोनों जजेस से यह दरख्वास्त सुनने की दरख्वास्त कर दी, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनकी बात नहीं मानी और बेंच से उठकर चले गए। जिसके बाद पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने उन्हें बिठाने की कोशिश की, फिर चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोकने की कोशिश की, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं रुके और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद पूरा बेंच ही उठ गया और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद 7 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। और अब कल सुबह 9:30 बजे दोबारा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। आज जब 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तिना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज का हल्फ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है जिसके खिलाफ इस अदालत का जो बेंच समाअत कर रहा है, मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। जैसे काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि इससे पहले एक खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी कर दिया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज कर दें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक कर दी और मेरा फैसला ही वापस ले लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। इस 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 रुकनी बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। मैं बताता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक पार्लियामेंट ने कानून बनाया। किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हल्फ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। मेरी दानिस्त में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तिल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट लिखा। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पर पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को जो नोट लिखा था वो अपने तमाम कुलीग्स को भी भेजा था। मैंने नोट में लिखा था कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तिल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को भी 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब भी जमा कराया। जैसे काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि मुझे जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन पीटीआई की भी दरख्वास्त थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। मेरा मौक़िफ़ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला ना किया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कशमकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या ना करें। सबसे माजरत चाहता हूं, मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा हूं। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो मैं इस बेंच को नहीं मानता। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं और अगर हम इस केस का फैसला कर देते हैं तो कल को अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक इन खवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। इस पर दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। फिर एतजाज़ हसन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुखातिब करते हुए कहा कि ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है
काजी साहिब से। आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तफाक भी करूं तो भी कहूंगा कि आप इस बेंच में बैठ जाएं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जवाब दिया कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, आप बड़े कानूनदान और सीनियर हैं, क्या आप कहते हैं कि मैं इस बार अपना हल्फ तोड़ दूं? तो एतजाज़ हसन ने उनसे कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन ये घर के मानिंद है। तो जैसे काजी फ़ाइज़ साहब बोले कि एतजाज़ साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूँ। तो एतजाज़ हसन ने फिर कहा कि आप सब मिल बैठकर फैसले कर लें, आपके घर पर बाहर से हमला हो रहा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एतजाज़ साहब, ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि तरामीम कर रहे हैं, हमारे लिए तमाम फाजिल जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है, हमने जो किया वो आइन के मुताबिक किया, चाहते हैं कि फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हों, चाहते हैं कि फैसले मखलूक खुदा की खातिर हों। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि दो मुअज़्ज़िज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया है, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि इस अदालत की रिवायत के मुताबिक दो सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद तकरार न करें, आपके केस का कोई और हल निकालते हैं, हमने भी ये बेंच आइन के तहत अपने हल्फ के मुताबिक बनाया है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ खड़े हो गए तो वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजारों ने अपनी ज़िंदगियां खतरे में डालकर दरख्वास्त जमा कराई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसका भी कुछ करते हैं, और फिर तमाम जजेस उठकर चले गए और यूं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत का पहला हिस्सा खत्म हो गया और 9 रुकनी बेंच भी टूट गया। और अब जैसे काजी फ़ाइज़ बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक अपने जिस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड यह है कि रवां साल 29 मार्च को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था, उसी दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का 2-1 की अक्सरियत से एक अहम हुक्मनामा सामने आया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के सूमोटो लेने के अख्तियार और बेंचेस की तश्कील के अख्तियार पर सवालात उठाए थे और रूल्स बनाने की बात की थी और कहा था कि जब तक सूमोटो के तरीक़ाकार से मुतालिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। मगर इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसमें इस फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया गया और वाज़ेह किया गया कि यह फैसला कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ जिस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और जिस केस की समाअत के दौरान सूमोटो से मुतालिक ऑर्डर जारी किया गया था, चीफ जस्टिस ने वो बेंच ही तब्दील कर दिया और जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया, जिसने चंद मिनट की समाअत में पूरा केस ही खत्म कर दिया। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक 3 रुकनी बेंच के फैसले में यह करार दिया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने सूमोटो से मुतालिक जो ऑर्डर जारी किया था इसका कोई कानूनी असर ही नहीं है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने सर्कुलर पर सवालात उठाते हुए एक नोट लिखा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हटाने की बात की। फिर हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात को वापस ले लिया, मगर इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को उनके ओहदे पर बरकरार रखा। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने 6 रुकनी बेंच के फैसले पर नोट लिखा जो अदालती वेबसाइट से हटा दिया गया, जबकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी कानून बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुअत्तल कर दिया। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ उसके बाद से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने और चैम्बर वर्क करते रहे। इसके अलावा आज अदालत में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम तरामीम कर रहे हैं, हमने जो किया आइन के मुताबिक किया। यानी जैसे काजी फ़ाइज़ और जैसे सरदार तारिक मसूद के एतराज़ का जवाब चीफ जस्टिस ने यह दिया कि चूँकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम कर रही है, इसलिए अदालत ने इस पर फैसला नहीं दिया और हुक्म इम्तना दिया हुआ है। लेकिन देखते हैं कि इस पर हक़ाइक़ क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के बाद 11 अप्रैल को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को दोबारा भिजवा दिया गया था। ताहम सदर मुमलिकत ने दूसरी बार भी बिल पर दस्तखत किए बगैर उसे वापस भिजवा दिया, जिसके बाद 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस कानून पर पेश की हुक्म इम्तना जारी करते हुए ताहुक्म सानी किसी भी अंदाज और तरीके से इस पर अमल दरामद रोक दिया था और हुक्मनामे में लिख दिया था कि सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में यह कानून ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। 13 अप्रैल से आज तक इस एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जैसे काजी फ़ाइज़ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मौक़िफ़ है कि किसी कानून को अदालत मुस्तरद या मंजूर तो कर सकती है, लेकिन उस पर हुक्म इम्तना नहीं दे सकती है। इस दौरान ये भी हुआ कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुए 10 दिन बाद 21 अप्रैल को कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि यह बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद 8 रुकनी बेंच ने 2 मई को केस की समाअत की
और फिर हुक्म इम्तना बरकरार रखा और हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और अटॉर्नी जनरल को बिल से मुतालिक कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड देने की भी हिदायत कर दी थी। फिर 8 मई को दोबारा इस केस की समाअत हुई और फुल कोर्ट बनाने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए थे कि क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए। इसके बाद 1 जून को समाअत हुई, मगर इससे पहले एक और पेशरफ्त हो गई थी। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत हुई तो इंकिशाफ हुआ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी से एक नया कानून नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है। अदालत में अटॉर्नी जनरल के इस इंकिशाफ के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुलतवी कर दी और उस वक्त चीफ जस्टिस ने इस कानून की तारीफ की। फिर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच बैठा तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट में कुछ शिकें एक जैसी हैं। दोनों कवानीन को बाहिमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी चीफ जस्टिस मर्दा बंदियाल ने रिमार्क दिए थे कि दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को मामला भेजने से लगेगा कि इस पर फैसला कर दिया है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत ले लें, तब तक किसी और को सुन लेते हैं। यानी 13 अप्रैल को अदालत ने पहली समाअत की और अटॉर्नी जनरल ने दूसरा कानून आ जाने के बाद 1 जून को नजरसानी का इंदिया दिया और उस पर भी चीफ जस्टिस ने बिल पार्लियामेंट को वापस भेजने से इनकार किया और 1 जून की समाअत में भी एक बार फिर हुक्म इम्तिना में तौसी दे दी। और हम बात यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को खुद चीफ जस्टिस ने अच्छा कानून करार दिया, मगर फिर 7 जून को पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस के साथ उसके खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और उसमें भी एक नई नज़ीर कायम कर दी गई। जब तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर को केस में फरीक ना होने के बावजूद सबसे पहले सुना गया, अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बावजूद सुना गया और फिर उसी केस में इलेक्शन कमीशन के दलाइल इसी बुनियाद पर नहीं सुने गए कि वो फरीक नहीं था। और फिर 13 जून को एक बार फिर पंजाब में इंतखाबात और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट की एक साथ समाअत हुई और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तिना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि केस सुने बगैर मफरूजात की बुनियाद पर कैसे हुक्म इम्तिना दे दें। ये रिमार्क चीफ जस्टिस मर्ता बंदियाल ने उस वक्त दिए जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तिना खुद उन्हीं की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने दे रखा था और आज तक बरकरार रखा हुआ है। और ये हुक्म इम्तिना पहले ही समाअत में कानून बनने से पहले और केस सुने बगैर दे दिया गया था। और फिर 19 जून को दूसरे कानून यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पर तीसरी और आखिरी समाअत हुई और फैसला भी महफूज कर लिया गया और एक दिन के लिए भी हुक्म इम्तिना नहीं दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल से आज तक हुक्म इम्तिना बरकरार है। यानी जो कानून पार्लियामेंट ने बाद में पास किया उस पर तकरीबन 2.25 महीने से हुक्म इम्तिना बरकरार है और जो कानून पहले पास किया उस पर हुक्म इम्तिना बरकरार है, जो कानून बाद में आया उस पर फैसला भी महफूज हो गया है। मगर आज जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म इम्तिना पर सवाल उठाया तो चीफ जस्टिस ने 1 जून की समाअत का हवाला दे दिया। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच से उठने के बाद अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी और फिर चीफ जस्टिस ने आज ही केस की दोबारा समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच को 7 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल नहीं थे। फिर तकरीबन 2:45 बजे के करीब 7 रुकनी बेंच ने समाअत दोबारा शुरू कर दी। समाअत के आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए थे कि मैं एक दरख्वास्त गुजार जवाद ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ, किसी को मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो अभी बता दें। इस पर एतजाज़ एहसन ने कहा कि किसी को आपकी बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब दिया कि आपके बेंच का हिस्सा होने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल शुरू किए तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है, तो लतीफ़ खोसा बोले कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इस मौके पर लतीफ़ खोसा ने फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास का एलामिया भी पढ़कर सुनाया और फिर कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या ब्रिगेडियर करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस को फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया है। जिसने भी तंसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए हैं उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को पहले ही हासिल है। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हमारा यही तो मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलें, फौजी अदालतों में ना चलें। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9-10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया है? आप उमूमी बातें बता रहे हैं, कोई कानून या ठोस बात बताएं कि किस बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कानून चैलेंज हो सकता है, तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा।
सुप्रीम कोर्ट को तो लोग मान ही नहीं रहे। जिससे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं, हमारे पास इससे मुताल्लिक कोई किताब नहीं है। जैसे मंसूर अली शान ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल कराने के लिए दी गई दरख्वास्त दिखा दें। मजिस्ट्रेट या अदालत को दरख्वास्त दी जाती है कि इन अफराद को हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी होगी। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत यह भी कह सकती है कि हम इन अफराद को फौजी अदालतों के हवाले नहीं कर सकते। इस पर लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो कोई पेश ही नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूँ। जैसे आयशा मलिक ने मजीद रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 549 में तो है कि मुतल्लिका अफराद को उनके डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। इस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि यही तो सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि कैसे प्राइवेट अफराद को फौजी अदालतों में भेजा जा रहा है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में बहस हुई कि क्यों फौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएँ, तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स और काबीना से मंजूरी हो गई तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। जैसे मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा। जिससे आयशा मलिक ने कहा कि ये दिखा दें कि आर्मी एक्ट में कहाँ है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। इस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में कहीं सिविलियंस के ट्रायल का जिक्र नहीं है। जैसे आयशा मलिक ने मजीद सवाल किया कि आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है कि सज़ा कितनी होगी, तो जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त सज़ाएं हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी तनसीबात पर हमले का जिक्र है, लेकिन ये कोर कमांडर हाउस था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट पर पुराने फैसलों को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल मुकदमे पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किस बुनियाद पर दिया था। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने मजीद दलाइल दिए कि इस तरह के ट्रायल से आलमी सतह पर भी मुल्क की बदनामी होती है। यहाँ ये हुआ कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं की उसे पकड़ दिया। जैसे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आपको इतने सवालात अदालत के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका केस सादा है कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि हमारे घरों पर हमले हो रहे हैं, मेरे घर पर हमला हुआ है, सिविलियन के फौजी ट्रायल पर हुक्म इम्तना दे दें वरना ये रातों रात सजाएं देंगे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर रिलैक्स करें, हम ऐसे स्टे ऑर्डर्स नहीं देते। हर चीज़ हुक्म इम्तना से दुरुस्त नहीं की जा सकती। मिलिट्री ट्रायल पब्लिक ट्रायल भी नहीं है। मुकदमात का फैसला करने वाले उसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद अदलिया का तस्वुर भी यहाँ आता है। उम्मीद है अभी तक मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान की हवालगी से पहले मुतल्लिका अदालत को दायरा इख्तियार देखना चाहिए था। दायरा समात ना हो तो अदालत मुल्जिमान की हवालगी से इनकार कर सकती है। अदालत कह सकती है कि यह जुर्म फौजी अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। दौरान समाज जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को माजी में दुरुस्त करार दे चुकी है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जजेस इस पर फैसला दे चुके हैं। 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हम 7 जजेस कैसे कोई फैसला कर सकते हैं। तो वकील सलमान अकबर राजा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी तरमीम केस में था। फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुला लिया और उनसे कहा कि चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुल्जिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। यहाँ वकीलों को ही उठाया जा रहा है। वकला को हिरासा किया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लतीफ़ खोसा के घर पर हमला हुआ, अजीज भंडारी को चंद घंटे के लिए गायब कर दिया गया, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि किसी भी वकील को हिरासा करना गलत है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि दूसरा तबका सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है और ये ठीक नहीं है। बताएं कि कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहां रखा गया है, खवातीन को कहां रखा जा रहा है, क्या बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पूरा मुआशरा ट्रॉमा का शिकार है। लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, उनकी ज़ातियात में मुदाखलत की गई। ये अवाम की आज़ादी का मामला है। तमाम गिरफ्तार अफराद के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार पेश किए जाएँ, तमाम फरीक़ैन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दें। इसके बाद चीफ जस्टिस ने केस की मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और अब से कुछ देर पहले जारी होने वाले आज की समाअत से मुताल्लिक 7 रुकनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे में भी अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि वो 9 मई के वाक़यात के बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताएं, तफसीलात दें कि इनमें कितनी खवातीन और बच्चे हैं। इसके अलावा ये भी बताएं कि कितने वकला और सहाफ़ी सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं। अहम बात यह भी है कि आप दौरान समाअत जस्टिस याया आफरीदी ने दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जजेस इस पर फैसला दे चुके हैं। क्या 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हम 7 जजेस कोई फैसला कर सकते हैं। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद
पार्लियामेंट ने 21वीं आईनी तरमीम मंजूर की, जिसके तहत सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाज़त दी गई, मगर फिर इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मगर अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट के 17 में से 11 जजेस ने तरमीम के हक में फैसला दिया, जबकि 6 जजेस, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल हैं, उन्होंने इख्तलाफी फैसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इख्तलाफी फैसले में लिखा था कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 अगर नाफिज हो जाए तो दहशतगर्दी को रोकने में मदद मिलेगी और दहशतगर्दों की सज़ा को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। 21वीं तरमीम फौज के जरिए शहरियों के ट्रायल की कोशिश में कामयाब नहीं हुई। फौज, जो कि एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है, फौजदारी मुकदमात नहीं चला सकती क्योंकि अदालती ताकत सिर्फ अदलिया ही इस्तेमाल कर सकती है। बहरहाल ये बहस जारी है कि जब इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन और अदालतें मौजूद हैं तो फिर मिलिट्री ट्रायल की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इसके अलावा समात के आगाज़ में जैसे काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दी है कि मुझे जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की भी दरख्वास्त थी, यानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त सुनने वाले बेंच में जैसे काजी फाइज ईसा को शामिल किया गया। हालांकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का 11 फरवरी 2021 का एक हुक्मनामा मौजूद है, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को चेयरमैन PTI इमरान खान से मुतालिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए क्योंकि उन्होंने चेयरमैन PTI के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इंसाफ के तकाज़ों और गैर जानिबदारी के पेश नज़र चेयरमैन PTI से मुतालिक मुकदमात ना सुने। अब दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ना तो इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की थी, ना ऐसी कोई बात हुई थी, मगर अदालत ने खुद ही फैसला दे दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम उस बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम के अलावा मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन भी शामिल थे और ये दोनों जजेस आज की समात में भी मौजूद थे। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस काजी फाइज ईसा को चेयरमैन PTI का कोई भी केस सुनने से रोक दिया, मौजूदा चीफ जस्टिस ये हुक्म देने वाले बेंच में शामिल थे और इस फैसले पर तनकीद होती रही और आज खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक ऐसे केस की समात में शामिल कर लिया जिसमें चेयरमैन PTI दरख्वास्त गुजार है। हालांकि जस्टिस उमरता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस किसी अहम मुकदमे में जैसे काजी फाइज ईसा को अब तक शामिल नहीं किया था। अब कल दोबारा सुबह 9:30 बजे सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक समात रखी गई है और आज जो अदालत में हुआ और जो होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और असाद मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। जो कुछ अदालत में हुआ, जो कुछ होने जा रहा है, बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और असाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। असाद मलिक साहब, ज़ाहिर बेंच बना 9 रुकनी था, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जैसे काजी फाइज ईसा की जो राय है वो माजी में आ चुकी है 2015 में। इसके अलावा वो बेंच का हिस्सा भी नहीं बन रहे थे कोई 2.5 महीने से, उसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि वो क्यों नहीं बन रहे थे। मगर जो कुछ हुआ आज और जिस तरीके से बेंच बना, आपके ख्याल में सब मेरिट पर हुआ है ये, या ये भी अक्कासी कर रहा था उस जुडिशल पॉलिटिक्स का जिसके नतीजे में सब हो रहा था? जी शाहजेब, आप जुडिशल पॉलिटिक्स को रूल आउट नहीं कर सकते। एक तो बात हम कल भी कर रहे थे कि अगर आप ये बेंच बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंसेंसस मुशावरत होनी चाहिए थी। यानी आपको पता है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 महीने से बेंच में नहीं है और वो वजह भी पता है, तो उस वक्त क्या ज़रूरी था कि उनको बेंच में इंक्लूड करना और इस किस्म की सिचुएशन को क्रिएट करना। तो वो जो मुशावरत होनी थी वो नहीं हुई। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो मौक़िफ़ है मेरा ख्याल है वो भी बहुत सख्त मौक़िफ़ है। जब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं, 14 जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ बेंचेस में बैठे हैं, तो आपको भी इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए कि जी ये अब जो बेंच जितने भी बन रहे हैं स्टे के बाद ये गैर कानूनी है। तो फिर ये क्योंकि उनकी जो पोजीशन थी उस वक्त उसमें उनके लिए मुश्किल था कि वो इस वक्त ये बेंच में बैठते। लेकिन इसका हल निकल सकता था अगर मुशावरत हो जाती, मे बी इसका कोई हल निकल आता, मे बी टेम्परेरी स्टे जो है वो वकेट हो जाता। जब लार्जर इंटरेस्ट पे आप जा रहे हो, जब यूनिटी का पैगाम देने जा रहे हो तो आपको करना चाहिए था। तो फिर इस तरह नहीं, कोई डायलॉग नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ आज हो गया है इसके बाद जो लोग ये अब जिनकी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो इकट्ठी होगी, तो वो आगे नहीं लग रहा कि इस वाक़े के बाद अब कभी भी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी होगी और इसी तरह ही डिवीज़न रहेगी। क्योंकि आज अनप्रेसिडेंटेड रहा और हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वो उठ रहे थे बेंच से, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होता है कि जब दूसरे जजेस बैठे हों और जस्टिस काजी फाइज ईसा कहें कि मैं उठ के जा रहा हूँ और फिर वो अपनी सीट पे खड़े हो गए थे। ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि वो अपनी सीट पे
जो है वो खड़े होके जो है वो देख रहे हैं कि जी जो एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप इस केस में बैठें, तो वो भी एक मेरा ख्याल है कि इसमें किसी की विन विन नहीं हुई। जो है वो लास्ट जो है वो जुडिशरी का हुआ है और मेरे ख्याल में जिम्मेदारी दोनों पे आयद होती है। ये बड़ी अहम बात है। और कयूम सिद्दीकी साहब, जो एक मनफी तासुर गया है वो जैसे काजी फाइसा साहब का गया है या फिर चीफ जस्टिस साहब का गया है? देखिए, मनफी तासुर किसी का भी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो होने वाली प्रोसीडिंग थी उस हवाले से बिल्कुल मनफी तासुर तो गया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो कि एक ये पहली बात तो ये है कि जस्टिस काजी फाइसा का ये कोई आज का व्यू नहीं है, ये मार्च से उनका व्यू है और वो इस हवाले से अब खुद फैसले भी दे चुके हैं। और देखें कि जो प्रेसिडेंट्स रही हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रजिस्ट्रार जो है वो कहे कि इग्नोर कर दिया जाए, वो ये भी क्या प्रेसिडेंट हमने पहले देखी थी, ये भी ऐसा हुआ। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर अब ये देखें जिस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जानते बूझते हुए कि ये मामला होंगे, और चीफ जस्टिस को जिस तरह इत्मीनान से वो बैठे थे उनको पता था कि जस्टिस काजी फाइसा का क्या रिएक्शन आएगा और वो क्या कहेंगे। ये बात जो है वो आज उन्होंने पहली मरतबा नहीं की, ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर, इंक्वायरी कमीशन का जब जवाब गया था उसके अंदर भी ये सारी मामला जो हैं वो उसके अंदर हैं। तो लेकिन एक और पहलू भी ज़रा देखिए कि आज जज लतीफ़ खोसा एडवोकेट जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा, जब ये सारी कंट्रोवर्सी थी, काजी फाइसा ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था, तो उन्होंने कहा कि जी देखें हमने तो इसीलिए कहा था कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें। अब यहाँ पर ये बात तो एक शायद नोट नहीं हुई है, लेकिन एक दरख्वास्त गुजार जो कि मुलाकात हो, वो दरख्वास्त गुजार से चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील और मुकदमे की फिक्सेशन के हवाले से अगर मामला करे तो इस बेंच की तश्कील के हवाले से आप ये देख लीजिए कि चीफ जस्टिस अपने 2 सीनियर जजेस से तो शायद मुशावरत करना तौहीन समझते हैं, लेकिन दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन के साथ इस बात पे मशवरा करना मुनासिब समझते हैं कि क्या बेंच तश्कील दिया जाए। तो एक पहलू तो ये भी है। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा का बेंच से उठने का जो सारी बात थी वो ये थी कि जो अदालत के मामलात हैं उसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए। अब देखिए जिस तरह से पिटीशंस लगी हैं, इमरान अहमद खान नियाजी की पिटीशन जो है वो वापस कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर 6 जून को वापस आई जो कि पहली पिटीशंस थी, लेकिन उन पिटीशंस को पहले नंबर लगाए गए जो बाद के अंदर आई थी। और फिर यहाँ पर ये भी आप देखें कि एक अगर आपको याद हो, जस्टिस काजी फाइसा जिस बेंच का हिस्सा थे, उमरता बंदयाल भी थे, 5 रुकनी बेंच था जस्टिस गुलजार की सरबराही में। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब के मुकदमात ना सुनने का खुद ऑर्डर पास किया हुआ काजी फाइसा के खिलाफ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं नहीं समझता कि तो असद साहब ये पाकिस्तान का जो तासुर है वो बहुत अच्छा गया, वो ज़ाहिर बुरा तासुर गया, इसमें कोई शक नहीं है असाद साहब, मगर अब जो लेगेसी है। लेकिन एक और बात शाहजेब साहब, वो ये है कि आज जो कुछ हुआ हमने आपने सब ने उसको रिपोर्ट किया। अभी कुछ देर पहले तहरीरी हुक्म जारी हुआ है और वो 7 रुकनी बेंच का है। उससे पहले 9 रुकनी बेंच के अंदर क्या हुआ उसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं है। ये और हसन मलिक साहब, ज़रा एक लेगेसी मैं देखता हूँ आपका भी तबसरा रहता है कि एक बड़ी तकसीम करने वाली लेगेसी है जैसे उमरता बंदियाल की, और मुख्तलिफ ऐसे केसेस थे जिसमें नज़र आया कि चाहे वो इलेक्शन का मामला हो कि वो तकसीम दर तकसीम होती चली गई अदालत। आज क्या मौका था जिसमें वो बेहतर कर सकते थे अगर पहले बात कर लेते? कयूम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप पटिशनर से तो मिल रहे हैं, अपने जजेस से पहले बात कर लेते कि कम से कम एक लेगेसी उनकी बेहतर हो जाती। वो अब इसी तरीके से रहेगा क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि अब तकसीम तो नहीं बेहतर, उसमें कमी आ सकती। जी बिल्कुल। अब जो मिसट्रस्ट था उसको ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश उस तरह नहीं हुई। तकरीबन उन्होंने 1.25 साल उनका टेन्योर गुजर चुका है और उसमें जो है वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उनके टेन्योर में आए। उन्होंने सीनियर जजेस से मुशावरत नहीं की और जब तक जहाँ तक ये बात है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने का मामला, ये तो बड़ा एक दरीना मुतालबा है बार का भी। इसके अलावा और भी हर तरफ से ये आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं इनको रेगुलेट होना चाहिए। अगर फ्यूचर का चीफ जस्टिस जो है वो ये कह रहे हैं कि कमेटी से मामलात सुप्रीम कोर्ट के में बेंचेस की कंपोजिशन, केसेस की फिक्सेशन 3 जजेस करें ताकि ओनरशिप आए, तो मेरा ख्याल है ये
ट्रांसपेरेंसी के लिए एक अच्छा कदम है। चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त भी प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए था कि एक एक्ट बना नहीं, उसको जिस तरीके से उन्होंने लाइक माइंडेड का एक बेंच बना के जो है वो 8 रुकनी और स्टे दिया, तो वो भी कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। लेगेसी उनका ये था कि जी इलेक्शन हो जाएंगे, वो तो उनके दौर में जो है वो अब नहीं लग रहा है कि डायलॉग नहीं, बल्कि वहाँ भी बेंच के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि वो जो है जब जस्टिस काजी फैसा पे जो लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ साहब कह रहे थे कि जी आप जो है वो आपके घर पे बाहर से हमला है, आप बैठे मेहरबानी करें, तो वो उठना चाह रहे थे। तो वहाँ भी हमने देखा जजेस के जो एक्सप्रेशन थे, तो जजेस इस चीज़ में थे कि जी जस्टिस काजी फैसा एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये जब आपस में इस हद तक जो है वो चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ आ जाएं तो फिर कैसे होगा सिस्टम। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई है, इसने पूरी मॉरल अथॉरिटी और जो इनकी थी वो भी तकरीबन खत्म हो रही है। और सितंबर के बाद भी मेरा नहीं ख्याल की चीज़ें हों ठीक। इसका जरा फॉलो आउट होगा तो फिर जैसे काजी फैज साहब नामजद हो चुके हैं, वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप जैसे असनात मलिक साहब जैसे, वो ये कहते हैं कि उमरता बंदियाल साहब ने धड़े के जरिए अदालत चलाई है। जब वो चीफ जस्टिस थे तो अब धड़े तो मौजूद हैं, तो एक चैलेंज तो फिर जैसे काजी फैज साहब के लिए भी है आगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसा के हवाले से चैलेंज ज़रूर उस वक्त होगा अगर वो जस्टिस उमरता बंदियाल के नक्शे कदम पर चलकर अदालत को सियासत के अंदर घसीटेंगे, तो फिर बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। लेकिन अगर एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार के तहत बतौर चीफ जस्टिस वो चलाएँ, मसलन एक पॉलिसी हो कि कौन सा मुकदमा कब लगेगा, कौन सी ईयर की अपीलें कब लगेंगी, और बेंचेस की तश्कील के हवाले से क्या तरीक़ाकार होगा, क्या उसके अंदर पिक एंड चूज़ होगा, अपनी मर्ज़ी के जज बिठाकर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि अदालत जो है उसके अंदर भी इख्तलाफ राय पैदा होगा। और अगर जो चीज़ें जो हैं वो मेरिट के मुताबिक चलें, शफाफ अंदाज के अंदर चलें, हर चीज़ जो है वो पता हो। आज भी जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फैसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक गुलदस्ते की मानद है जहाँ पे इख्तलाफ राय भी होता है और ये इसी से खुशबू आती है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाना शफाफ अंदाज के अंदर चाहिए कि ये इस तरह से पिक एंड चूज़ ना हो, सबके लिए एक बराबर हो। अगर कोई बेंच जिसके अंदर कोई आता है तो आए, जो नहीं आना चाहता है वो उसकी एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत शुक्रिया। ये भी साहब हमारे साथ मौजूद है, मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से खबरें फिर नहीं अच्छी आ रही हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में एक नए प्लान का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिशों में मसरूफ़ है, मगर उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस समिट के दौरान IMF की MD से मुलाकात की है, जबकि कल वज़ीर ख़जाना इसाक डार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने अमरीका को IMF प्रोग्राम की बहाली में अपना किरदार अदा करने की एक बार फिर दरख्वास्त की। इस मुलाकात के हवाले से आज जंग उर्दू न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर ने अपनी खबर में बताया है कि पाकिस्तान ने अमरीका को IMF प्रोग्राम की बहाली में अपना किरदार अदा करने को कहा, लेकिन अमरीका की दिलचस्पी ये जानने में थी कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो इस सूरत में पाकिस्तान के पास क्या हिकमत अमली है। खबर के मुताबिक बुध को अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर ख़जाना इसाक डार से उनकी वजारत में मुलाकात की। इस दौरान जब अमरीकी सफ़ीर ने उनसे पूछा कि IMF प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में आपके पास क्या हिकमत अमली है, तो इसाक डार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के बगैर भी डूबेगा नहीं। इसाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को बताया कि पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम पेशगी इक़दाम किए हैं, जिसमें $4 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी और गुज़िश्ता कुछ माह में करंट अकाउंट सरप्लस शामिल है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सख्त इक़दाम उठाए हैं, जिसकी हुकूमत को सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ी है। जबकि ज़राए का कहना है कि अमरीकी सफ़ीर ने इन तमाम बातों पर सर्द महरी का मुजाहरा किया और इस हवाले से अमेरिका ने किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करवाई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना ने ऐसी ही कोशिश मंगल को बरतानवी वज़ीर के साथ वर्चुअल मुलाकात में भी की थी। इस मुलाकात में बरतानवी वज़ीर ने वज़ीर ख़जाना को आखिरी कोशिश के तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान अदम एतमाद को कम करने का मशवरा दिया था। IMF से डील नहीं हो पा रही है और यह सवाल मुसलसल वज़ीर ख़जाना इसाक डार का पीछा कर रहा है कि अब तक IMF से डील क्यों नहीं हो सकी है। आज भी कौमी असेंबली से बाहर निकलते हुए इसाक डार को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, जिस पर वो गुस्से में आ गए। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं अंदर काफी नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रहे हैं।
ना रिपोर्टर ने कोई गलत सवाल किया था और ना ही उसने कोई बदतमीज़ी की थी, मगर वज़ीर ख़जाना की फ्रस्ट्रेशन वाज़ेह है। अगर उन्हें IMF से फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो ये सहाफ़ियों पर नहीं निकलनी चाहिए। सहाफ़ी का दावा है कि उनके सवाल करने पर इसहाक डार ने अपने सिक्योरिटी एहलकार को कहा कि इसको रोको, फिर सिक्योरिटी एहलकार ने सहाफ़ी को पकड़ा और इसहाक डार ने उन्हें थप्पड़ मारा। जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसहाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोकें। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसहाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहाँ तक मेरे पीछे आए। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहाँ निकल गया और वहाँ से फिर बीच बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। खजाना का रवैया इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इला दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।